नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज़ में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें समास देखने वाले हैं। समास के हम लोग सभी भेद देखेंगे और उसका एग्जाम्पल यदि जैसे भी है वो भी देखने वाले हैं। तो समास से रिलेटेड जो आपको जितने भी अभी तक डाउट बना हुआ है, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसकी फुल गारंटी देते हैं, 100% की गारंटी है। तो आपको इनमें से समास जो आपके लिए उपयोगी रहेगा वो 2 विषयों में रहेगा। आपको हिंदी में पूछा जा सकता है और संस्कृत में। हिंदी में और संस्कृत में 2 विषय में जो है कि व्याकरण आता है। तो व्याकरण में आपको समास एक अच्छा खासा अपना क्या है जगह बनाया हुआ जिनमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कर्मधारय है, नय है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। आपको इनमें से दे देगा और आपको क्या बताना पड़ेगा कि कौन सा समास है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दोबारा देखने की, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आपको कंटेंट यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इनमें से समास देखने वाले सबसे पहले हम लोग समास का परिभाषा देखेंगे। समास किसे कहते हैं? तो समास का यहाँ पे परिभाषा होता है जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहा जाता है। आपको इनमें से परिभाषा से भी पूछा जा सकता है कि आपको इनमें से यही क्वेश्चन दे देगा कि जब 2 या 2 पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा भी याद रहना चाहिए कि इसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे। एक बार और देखते हैं। जब 2 या 2 पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यदि आप अपने अभी तक किसी क्लास में नहीं पढ़ा या ऑफलाइन में कहीं भी नहीं पढ़े हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसा मैंने लिखा है एज इट इज़ अपने कॉपी पे लिख लेना है और पढ़ना है। तो इसके बाद आगे आता है कि समास के भेद कितने हैं। तो समास के भेद से भी सवाल पूछ सकता है कि समास के भेद कितने हैं। तो समास के कितने भेद हैं दोस्तों? तो समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि कुल मिलाकर के 7 लिखा है, नए समास लिखा है। लास्ट में आता है नए समास। ये समास की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के समास कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। उसके बाद 6 समासों के जो नाम है वो इस प्रकार हैं। एक में है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अवयवी भाव और नए समास। तो ये है कुल मिलाकर के समास है। नए समास आपको बता दिया है कि नए समास की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा आपको। इनमें से इससे भी सवाल आता है। तो पहला जो समास है उसका हम लोग परिभाषा देखेंगे और उसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहला हम लोगों का जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो, अंतिम खंड प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें कि राजमंत्री ने दंड दिया। तो राजमंत्री ने दंड दिया है तो अंतिम पद यहाँ पे कौन सा है? अंतिम पद है मंत्री। अंतिम पद कौन है? अंतिम खंड जो है वो है कौन है? मंत्री है। तो मंत्री यहाँ पे राजमंत्री क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया। राजमंत्री यहाँ पे क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और आगे का जो समास है वो है समास 2 नंबर में कर्मधारय समास। तो इसका जो परिभाषा होगा वो होगा जहाँ पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो। जहाँ पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ कर्मधारय समास होता है। 2 ही बात याद रखना है, जहाँ पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का जहाँ मेल होगा, जहाँ दोनों एक जगह मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कर्मधारय समास कहेंगे। और कर्मधारय का जो एग्जाम्पल है वो है इस प्रकार, चंद्रमुखी, नीलकमल, चरण कमल। चंद्रमुखी, नीलकमल, चरण कमल। ध्यान में रखना है आपको एग्जाम्पल। अब आगे का जो है, आगे है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहेंगे? तो द्विगु समास में जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक से मतलब है कि यहाँ पे संख्या में आपको पूछा जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे ना, जैसे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा।
जैसे देखिए यहाँ पे त्रिनेत्र लिखा हुआ है, तो त्रिनेत्र में आपको लग रहा होगा कि इसमें 3 का बात है, 3 आ रहा है इसमें। और चौराहा, तो चौराहा में 4 आ रहा है, तो 3 और 4 ये सब क्या हुआ, ये एक तरह का संख्या हुआ। उसके बाद है पंचामृत, पंचवटी, अठन्नी। पंचामृत में 5 आ रहा है, पंचवटी में भी 5 आ रहा है, और अठन्नी में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कुछ संख्याओं का बात आ रहा है। उसमें आपको जब शब्द पढ़ेंगे तो आपको कुछ संख्याओं का भाव उत्पन्न होगा। अठन्नी में 8 आ रहा है, तो जैसे 8 देखेंगे संख्यावाचक हो गया, और संख्यावाचक हो गया तो क्या हो गया, वो द्विगु समास हो गया। कौन हो गया, द्विगु हो गया। ये ध्यान रखना कि संख्यावाचक जो शब्द होगा वो द्विगु होगा। संख्यावाचक जो होगा वो क्या होगा, द्विगु। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, पंचमृत, पंचवटी, अठन्नी, चौवन्नी, इस तरह भी और आपको एग्जाम्पल में आ सकता है। ध्यान रखना संख्यावाचक जो रहेगा तो वो द्विगु होगा। अब आगे है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द के दोनों खंड ही प्रधान हो, जिस सामासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और यहाँ दोनों खंड प्रधान जिसको समझ में नहीं आता है तो एग्जाम्पल देखिए, लोटा और डोरी। तो इसमें लोटा भी एक अपने आप में अर्थ लिया हुआ है और डोरी भी अपने आप में अर्थ लिया हुआ है। और अगला है भात और दाल। भात का भी अपने आप में कुछ अर्थ होता है, और दाल का भी अपने आप में क्या होता है, कुछ अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि वो एक मीनिंगफुल हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो दोनों खंड यहाँ पे क्या है, प्रधान है। यहाँ पे बीच में देख सकते हैं कि बीच में डैश आएगा। बीच में क्या होगा, इस ऐसे तीरा लगा करके, डैश लगा करके, एक बगल भात और एक बगल दाल, इस तरह से जब लिखा आएगा बीच में डैश रहेगा तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सा है, वो द्वंद्व समास है। इसमें दोनों खंड क्या है, दोनों खंड प्रधान है। दोनों खंड प्रधान है, लोटा डोरी, भात दाल, सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जिसमें दोनों खंड प्रधान होगा वो क्या होगा, द्वंद्व होगा। और जिसमें संख्यावाचक आएगा तो वो क्या होगा, द्विगु होगा। संख्यावाचक रहेगा तो द्विगु। आगे है बहुव्रीहि समास। आगे क्या है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का परिभाषा इस प्रकार है, जिस सामासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, इसका कोई भी खंड या कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। क्या करता है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कि जिसका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है वह, बल्कि एक सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल में है लंबोदर। लंबोदर, अब लंबोदर से मतलब होता है कि लंबा है उदर जिसका। लंबोदर से पता नहीं चलता है कि लंबोदर क्या। तो लंबोदर का जब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, लंबा है उदर जिसका, अर्थात में क्या हुआ, गणेश। अर्थात में गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। भगवान गणेश जो है उसका उदर लंबा है, यानी पेट लंबा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे लंबोदर कहते हैं, उसे लंबोदर कहते हैं। इसी तरह से आगे है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का आता है जिनके सिर पर चंद्रमा हो, जिनके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर। जिनके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर। तो वो क्या हो गया, वो क्या हुआ, यहाँ चंद्रशेखर से पता नहीं चलता है कि किसकी बात हो रही है। जब पता इस तरह से जब हम लोग देखें हैं कि जिनके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर भगवान की बात हो रही है, चंद्रशेखर से मतलब शंकर भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि चंद्रशेखर कौन सा समास होगा, तो चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास होगा। अब इसके बाद है चतुर्भुज। इसके बाद क्या है, चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिनकी वह विष्णु। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। जैसे आप लोगों ने अनेक शब्दों में भी पढ़ा होगा कि जिसकी 4 भुजाएं उसे क्या कहेंगे। तो जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विष्णु भगवान कहते हैं। विष्णु भगवान के क्या है, 4 भुजाएं हैं उनकी। तो अर्थात जिसकी 4 भुजाएं हैं वह कौन है, विष्णु। तो चतुर्भुज यहाँ पे कौन सा समास हो गया, तो चतुर्भुज बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज बहुव्रीहि समास हो गया। लंबोदर, चंद्रशेखर, चतुर्भुज। तो आपको या आप इनमें से ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ये सब जो है ना, लंबा है उधर जिनका, और जिसके सिर पर चंद्रमा हो, और जिसकी 4 भुजाएं हो, ये सब अनेक शब्दों वाला है। अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द नहीं आता है, तो अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द वाला आएगा वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक अर्थ नहीं है, उसका
चार भुजाएं जिसकी वो चतुर्भुज, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसका उधर लंबा हो लंबोदर। तो ये सब क्या है, अनेक शब्दों वाला, इसका अनेक शब्दों में क्या होता है लंबोदर, इसका क्या होगा चंद्रशेखर, इसका क्या चार भुजाएं अर्थात चतुर्भुज। तो इनका जो अनेक शब्दों वाला होगा वो बहुव्रीहि होगा। समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं आगे आगे की तरफ, और अगला है अवयवी भाव समास। आगे क्या है, अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव में आएगा जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय है, अव्यय होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय हम लोग देखेंगे कि पहले आपको बता देते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय का डिफिनेशन इस प्रकार का होता है कि ऐसा शब्द जिसका किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलता है, जिसका परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि एक हो गया जैसे, तथा। अब तथा का कोई जो है कि अब यदि हम तथा का पुल्लिंग बनाएंगे, तथा का हम लोग क्या करेंगे, तथा का जब हम लोग पुल्लिंग बनाएंगे तो वो तथा ही रहेगा। या फिर जैसे का हम लोग पुल्लिंग बनाएंगे तो वो जैसे ही रहेगा। तो वो किसी भी परिस्थिति में क्या होता है, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। तो इस तरह का जो शब्द आएगा, जैसे यथा हो गया, प्रति हो गया, प्रतिफल हो गया, जैसे हो गया, तथा, यथा, तो ये शब्द जो होगा ये सब किस में आएगा, ये सब इसी शब्द को अव्यय कहते हैं। इसी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और यहाँ पे जो अवयवी भाव उसे कहेंगे अवयवी भाव जिसका पहला पद जो है, जिसका पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे है यथा पहला में, उसके बाद है प्रति, उसके बाद है प्रति। तो यहाँ पे है कुल जब देखेंगे तो यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिफल, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिफल है। तो यहाँ पे पहला शब्द यथा आ रहा है, उसके बाद प्रति आ रहा है, उसके बाद प्रति फिर इसमें भी आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब शब्द जो है ये अव्यय है। तो अव्यय जब हम लोग यहाँ पे इस तरह से जब हम लोग देख लेंगे तो पता चलेगा ये कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। जिसका पहला पद, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है उसे क्या कहेंगे, अवयवी भाव। नाम से भी पता चल जाएगा जिसका पहला पद अव्यय है, तो अव्यय से ही तो अवयवी भाव बना है। अव्यय से ही क्या बना है, अव्यय से ही अवयवी भाव बना है, अव्यय से ही अवयवी भाव बना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नए समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छा से ध्यान रखना, अच्छा से नोट कर लेना। यदि नहीं पढ़े हैं तो अच्छा से इसको कॉपी पे नोट कर लो। बोल देते हैं बाद में आएगा एग्जाम में तो उस समय मत बोलना कि नहीं पढ़ाए थे। नए समास, तो नए समास का मतलब बस यही होता है कि पहले इसका डिफिनेशन एक तरह का देख लेते हैं। निषेध या अभाव आदि के अर्थ में जब प्रथम पद ओ, अन, न और न आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो तो नए समास कहलाता है। तो दूसरा संज्ञा या विशेषण हो तो उसे क्या कहते हैं, नए समास कहते हैं। तो इसका कुल मिलाकर के बस यही बात है कि कोई शब्द आएगा उसके शुरू में ओ लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, शुरू में ओ, शुरू में ओ, शुरू में ओ, शुरू में ओ लगा रहेगा, और उसके बाद अन लगा रहेगा, या फिर नो आएगा या फिर न आएगा। पहला पद नो से शुरू होगा या न से, ओ से शुरू होगा या अन्न से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, जैसे में अभाव जो है ओ से शुरू हुआ है, अनंत जो है वो ओ से शुरू हुआ है, अन्याय ओ से शुरू हुआ है, अभय ओ से शुरू हुआ है, अनजान ओ से शुरू हुआ है, न समझ न से शुरू हुआ है। न समझ में शुरू में क्या है, न है। तो इसी से हम लोग देख लेंगे कि क्या हो गया, ये नए समास है। आपको यदि पूछ देगा एग्जाम्पल में, हम लोग पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे पूछ देगा आप एग्जाम में कि अभाव कौन सा समास है, पूछ देगा अभाव कौन सा समास है। एग्जाम्पल में सब रहेगा द्विगु रहेगा, द्वंद्व रहेगा, नए समास रहेगा, उसके बाद अवयवी भाव समास रहेगा। तो अभाव कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा। अभाव कौन सा समास रहेगा, नए समास होगा। क्योंकि हम लोग देख लेंगे कि अभाव के शुरू में ओ लगा हुआ, और जिसके शुरू में ओ लगा हुआ रहता है कि मैक्सिमम आपको 90% यही ध्यान रखना है, 90% में जो है कि ओ ही आपको शुरू में देखने को मिलेगा, शब्दों के शुरू में ओ ही देखने को मिलेगा। इसी से पता चल जाएगा कि जिसके शुरू शब्द में ओ है तो वो क्या हो गया, नए समास हो गया, फट से याद आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, उसको टिक मार देंगे, वो हमारा सही जवाब होगा। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के हम लोग इसमें समास का पूरा अच्छा तरह से देख लिए। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, अपने कॉपी में इसको बार बार पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको, यदि कंटेंट यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो, आपको लगता है कि एग्जाम में एक अच्छा इससे हमको कुछ सीखने को मिला है, तो क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो और बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हम लोगों का। तो एक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके। जय हिंद।